अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है। एवरीवन, जल्दी से बता दें ताकि हम आज की क्लास जो है स्टार्ट करें। प्लीज़, सबके रिप्लाई का मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी से फटाफट बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है। ओके, ग्रेट। तो आ जाएं ज़रा, आज की क्लास फिर हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, हमने ऑप्शंस के अभी तक दो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करे हैं। मैं दो तीन क्वेश्चंस ऑप्शंस के अभी और सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो दो हो चुके हैं। आज की क्लास में हमने ऑप्शंस का जो है थर्ड पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो आपके सामने मैंने खोला हुआ है, ठीक है। ये थर्ड पास्ट पेपर क्वेश्चन है ऑप्शंस का। इस क्वेश्चन का आपको ईयर बता देते हैं। मई जून 2020, 2020 2020 मई जून सेशन का ये पेपर है। पेपर टू वेरिएंट टू, पेपर टू वेरिएंट टू, मई जून 2020। क्वेश्चन नंबर 4 है उस पेपर का ये, ठीक है। अच्छा, इसका पार्ट ए जो है उसको फिलहाल हम स्किप करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। कुछ थ्योरी है कॉस्टिंग की, जो मैं पूरी कॉस्टिंग कंप्लीट करने के बाद पढ़ाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल जिसके ऊपर ये थ्योरी है, बजटरी कंट्रोल सिस्टम पर। ये जो थ्योरी है, जब मैं पूरी कॉस्टिंग कवर करवा देता हूँ पांचों टॉपिक्स, उसके बाद मैं एक थ्योरी क्लास रखता हूँ और ये कवर करवाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग फॉर नाउ ये जो है पार्ट ए को स्किप करेंगे और हम जाएंगे डायरेक्ट पार्ट बी पर। ये ऑप्शंस का पास पर क्वेश्चन है। तो आप लोग सपोज कर लें, अज्यूम कर लें कि एक क्वेश्चन आपका जो है यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। सो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट ऑप्शंस का क्वेश्चन, जो आज की क्लास में हमने करना है। अच्छा जी, आ जाएं साथ मिलकर इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से रीड करते हैं। DL Limited manufactures a single product at one of its factories. DL Limited, वन ऑफ इट्स फैक्ट्रीज होंगी, उसकी दो फैक्ट्रीज होंगी या तीन होंगी। वन ऑफ इट्स फैक्ट्रीज, जो उसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उसमें से एक फैक्ट्री में वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जो वो सिंगल प्रोडक्ट बनाता है उसकी पर यूनिट इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है प्रोडक्ट की। पर यूनिट सेलिंग प्राइस इज 69। डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट खर्चा, मतलब एक यूनिट बनाने में 2 kgs लगते हैं, और पर केजी कॉस्ट इज 3.3। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा डायरेक्ट मटेरियल का, आप बोलेंगे सर एक यूनिट बनाने में 2 kgs लगते हैं और पर केजी 3.3 का है, तो 2 × 3.3, पर यूनिट मटेरियल का जो खर्चा आ जाएगा दैट इज 6.6 पर यूनिट, $6.6 पर यूनिट। इसी तरह डायरेक्ट लेबर पर यूनिट की इंफॉर्मेशन है। एक यूनिट बनाने में 5.2 आवर्स लगते हैं और पर आवर हम देते हैं 8.3। तो एक यूनिट बनाने में 5.2 आवर्स एंड पर आवर कॉस्ट इज 8.3। तो अगर मुझे पर यूनिट कॉस्ट चाहिए डायरेक्ट लेबर का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5.2, कैलकुलेटर खोल रहा हूं मैं, 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 8.3, तो 43.16 जो है हमारे पास पर यूनिट लेबर कॉस्ट आ जाता है। $43.16 पर यूनिट लेबर का कॉस्ट है, ठीक है भाई। अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। अदर वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट 2.24 आती है। ओके, द फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट आर 374,000 पर एनम फैक्ट्री की जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज 374,000। ओके, द फैक्ट्री हैज कैपेसिटी टू मेक 28,000 यूनिट्स पर एनम इन नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस। अगर फैक्ट्री की वर्किंग कंडीशंस नॉर्मल रहती हैं, तो मैक्सिमम हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं इस प्रोडक्ट के, 28,000 मैक्सिमम कैपेसिटी, फैक्ट्री कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है हमारी प्रोडक्शन की, इफ द वर्किंग कंडीशंस आर नॉर्मल, 28,000 यूनिट्स हम बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलती है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी दी हुई थी ऊपर आप लोगों को, 69, माइनस आपने कर दिए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, जो कितनी कितनी है आपने यहाँ निकाल ली, 6.6, 43.16 एंड 2.24, माइनस 6.6 माइनस 43.16 माइनस 2.24। पर यूनिट सेलिंग प्राइस में से सारी पर यूनिट आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की,
You get the contribution per unit. 69 minus 6.6 minus 43.16 minus 2.24. So the per unit contribution that you get is $17 per unit is the contribution per unit. Easy part, आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी. The annual target profit for this factory is $50,000. 50,000. जो टारगेट है प्रॉफिट जो कमाना है फैक्ट्री ने, जो टारगेट सेट किया हुआ है वो पर एनम हमने प्रॉफिट कमाना है 50,000 का. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, जो 2019 वाला ईयर था, 24,500 यूनिट्स वर मेड एंड सोल्ड एंड द टारगेट प्रॉफिट वाज नॉट अचीव्ड. इन 2019 फैक्ट्री ने कितने यूनिट्स बनाकर बेचे? 24,500, और टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं हुआ. अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट बाय हाउ मच द टारगेट प्रॉफिट वाज नॉट अचीव्ड. कह रहा है बताओ कितने से टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं हुआ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019. 2019 में कितने से टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं हुआ? तो देखो आपका जो टारगेट प्रॉफिट था वो 50,000 था. अब 2019 का प्रॉफिट निकाल लो. कैसे निकालोगे? बहुत ही ईजी है. यू हैव द पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन 17. पर यूनिट टोटल कंट्रीब्यूशन आपके पास आराम से निकल आएगी. टोटल कंट्रीब्यूशन आपके पास कैसे निकल आएगी आपको पता है? आप लोगे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 17 मल्टीप्लाइड बाय, आपको पता है कितने यूनिट्स बनाकर बेचे? 24,500. तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स, आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई 24,500 यूनिट्स की. दैट विल बी कितनी भाई? 17 इंटू 24,500. यू गॉट 416,500. इसमें से आप लेस कर दोगे जो आपकी फिक्स कॉस्ट थी. फिक्स कॉस्ट पर एनम आप लोगों को पता है कितनी थी? फिक्स कॉस्ट आपकी टोटल थी 374,000. आपने फिक्स कॉस्ट माइनस करी 374,000. यू गेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. 416,500 माइनस 374,000. 42,500 आपने प्रॉफिट कमाया है. किसमें? 2019 का प्रॉफिट निकाल लिया. अब आपको बताना है कितने से टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं हुआ. भाई अब टारगेट प्रॉफिट है 50,000 और आपका है 42,500. डिफरेंस निकाल लो, पता चल जाएगा ना कितने से अचीव नहीं हुआ, कितने से रह गया अचीव होना. तो मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा $7,500. तो भाई टारगेट प्रॉफिट वाज नॉट अचीव्ड बाय $7,500, क्योंकि 42,500 आया प्रॉफिट 2019 में. आपका टारगेट प्रॉफिट था 50,000. 7,500 से आपका प्रॉफिट अचीव नहीं हुआ. इजी पार्ट. पहले तो यहाँ पे मैं 1 मिनट पॉज ले रहा हूँ. सब मुझे बताएं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाली, क्लियर है? जितने से टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं हुआ 2019 में, क्या ये 100% सबको क्लियर है? यस और नो एवरीवन? वेटिंग फॉर द रिप्लाई. जल्दी से सब बता दें, फटाफट से वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का. इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी. पार्ट बी सी क्लियर? पर यूनिट कंट्रीब्यूशन जो निकाली क्लियर है 100% सबको? जितने से टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं हुआ क्या वो भी 100% क्लियर है सबको एवरीवन? यस और नो? जल्दी से बताएं. ओके ग्रेट, इजी है अभी तक. आगे बढ़ते हैं. अब आ गया भाई ऑप्शंस वाला पार्ट. अब आ गया हमारे पास ऑप्शंस वाला पार्ट और देखते हैं ऑप्शंस में क्या कह रहा है. एवरीवन सबका फोकस यहां पर चाहिए मुझे. अब ये हमसे कह रहा है कि गौर से सुनिएगा एवरीवन. द डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग two options to increase the demand for the product above the current level of 24,500 by 2000 and ये 42,500 जो है प्रॉफिट है ना सिंधिया, हमने पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को यूनिट से मल्टीप्लाई करा, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर दी तो प्रॉफिट आ गया ना. सॉरी मैंने गलती से यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख दिया. दिस इज प्रॉफिट. सॉरी माय बैड सिंधिया. ओके. तो अब हम लोग आ गए ऑप्शंस वाले पार्ट पे. कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, गौर से आपने रीड करनी है, सुननी है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या लिखा है? The directors are considering two options to increase the demand for the product above the current level of 24,500. लेकिन 2019 में जो हमारी करंट सेल्स थी, कितने यूनिट्स बनाकर हमने सेल करे? 24,500 यूनिट्स बनाकर सेल करे. तो अब डायरेक्टर्स दो ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं. आर कंसिडरिंग टू ऑप्शंस टू इंक्रीज द डिमांड. प्रोडक्ट की डिमांड सेल्स बढ़ाने के लिए दो ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है. Okay, the current factory capacity of 28,000 units could be increased by a maximum of 20% by the use of overtime.
देखो आपकी फैक्ट्री की करंट जो मैक्सिमम कैपेसिटी है प्रोडक्ट बनाने की 28,000 है। वो कह रहा है उसको आप 28% से बढ़ा सकते हो। मतलब 28,000 है ना करंट कैपेसिटी, इसको आप 20% से बढ़ा सकते हो, मतलब इसका आप 120% निकाल लो। 28,000 का 120% कितना होता है? 33,600। मतलब आप आपकी जो करंट कैपेसिटी है मैक्सिमम यूनिट्स बनाने की 28,000 है, उसको आप 33,600 यूनिट्स तक लेकर जा सकते हो मैक्सिमम कैपेसिटी को, बाय द यूज ऑफ ओवर टाइम। ओवर टाइम लेबर को काम करवा कर। ओवर टाइम विल बी पेड एट 1.25 टाइम्स द बेसिक रेट। जो आप नॉर्मल 28,000 यूनिट्स बनाने का पर यूनिट देते हो ना लेबर को, उससे आपको 1.25 टाइम्स देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ओवर टाइम वाले जो यूनिट्स बन रहे हैं, ओवर टाइम में जो यूनिट्स बन रहे हैं उनको पर यूनिट कितना देना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो नॉर्मल वाले को हम कितना देते थे? नॉर्मल वाले को पर यूनिट हम देते थे 43.16। लेकिन जो ओवर टाइम में यूनिट्स बन रहे हैं उनके लेबर को पर यूनिट कितना देंगे? 43.16 का 1.25 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1.25, तो 1.25 टाइम्स आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 43.16 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, 53.95। ये आपका ओवर टाइम पर यूनिट रेट आ गया ना। ओवर टाइम पर यूनिट रेट लेबर का, ओवर टाइम जो ओवर टाइम में यूनिट्स बनेंगे उनका पर यूनिट रेट, ओवर टाइम पर यूनिट रेट आपके पास आ गया भाई। जितने यूनिट्स ओवर टाइम में बन रहे हैं उन लेबर को पर यूनिट खर्चा जो है ना, ओवर टाइम में यूनिट्स बन रहे हैं पर यूनिट लेबर का खर्चा आएगा 53.95। ठीक है, ऐसा ये बोल रहा है कि अगर आपने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी बढ़ानी है 28,000 से 33,600 आप लेकर जा सकते हो बाय द यूज ऑफ ओवर टाइम। लेकिन जो यूनिट्स ओवर टाइम में बनेंगे उनको आप उनके लेबर को आप पर यूनिट जो खर्चा दोगे लेबर डायरेक्ट लेबर का, दैट विल बी 53.95। ये तो इसने ऐसे बोला हुआ है। अब जो ऑप्शंस वो कंसिडर कर रहा था ना डिमांड बढ़ाने के लिए, ओवर टाइम वाला रिपीट कर देता हूँ, नो इश्यूज, दोबारा सुन लें कहानी। The current factory capacity of 28,000 units could be increased by a maximum of 20% by the use of overtime। ये कह रहा है आपकी करंट मैक्सिमम कैपेसिटी जो है ना यूनिट्स बनाने की वो 28,000 यूनिट्स है, ठीक है। अब वो कह रहा है उसको आप 20% से बढ़ा सकते हो, मतलब आप अपनी कैपेसिटी 28,000 यूनिट्स है तो 20% निकाल कर ऐड कर दो, या डायरेक्ट 120% निकाल दो तो 20% से बड़ी हुई कैपेसिटी आ जाएगी। दैट विल बी 33,600 यूनिट्स। मतलब आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है ना यूनिट्स बनाने की 28,000 थी, उसको आप 33,600 तक लेके जा सकते हो। आप मैक्सिमम आप 33,600 यूनिट्स बना बना सकते हो अगर आप ओवर टाइम का यूज करो। लेकिन इसने क्या बोला हुआ है? ओवर टाइम विल बी पेड 1.25 टाइम्स द बेसिक रेट। जो आप नॉर्मल आपकी कैपेसिटी थी ना पहले 28,000 यूनिट्स, जो बेसिक रेट दे रहे थे ना पर यूनिट लेबर को, आपको उसका 1.25 टाइम्स देना पड़ेगा। जो यूनिट्स ओवर टाइम में बन रहे होंगे ना उनके लेबर को पर यूनिट रेट जो है वो 1.25 टाइम्स देना पड़ेगा। तो यार जो नॉर्मल बेसिक रेट था पर यूनिट रेट लेबर का, वो था 43.16। तो भाई इसका 1.25 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1.25 कर दो तो 1.25 टाइम्स अमाउंट आ जाएगा। तो 43.16 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, तो 1.25 टाइम्स अमाउंट आ गया, दैट विल बी 53.95। तो मतलब जो 28,000 यूनिट्स बन रहे हैं उनका पर यूनिट लेबर का खर्चा विल बी 43.16। लेकिन जो ऊपर यूनिट्स बन रहे हैं ना 28,000 के, वो ओवर टाइम की वजह से बनेंगे, तो उनका पर यूनिट लेबर का खर्चा विल बी 53.95, अगर आप ये ओवर टाइम वाली फैसिलिटी यूज करते हो तो। अब्दुल हादी एंड तहामी, इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बताएं। ओके। अब आपको दो ऑप्शंस दे दिए, ये वो ऑप्शंस हैं जो वो कंसिडर कर रहा था डिमांड बढ़ाने के लिए। अभी करंटली तो 2019 में डिमांड 24,500 यूनिट्स थी। तो अब ये डिमांड बढ़ाने के लिए दो ऑप्शंस कंसिडर कर रहा है, ऑप्शन ए एंड बी। अब ये कह रहा है रिड्यूस द सेल, ऑप्शन ए पहले रीड करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल जो है ना, अगर मैं आपको बोलूं ऑप्शन बी को भूल जाएं, अभी सिर्फ ऑप्शन ए रीड करना है, ठीक है। और यहाँ नीचे रिक्वायरमेंट देख लें, कैलकुलेट द एनुअल प्रॉफिट इफ डायरेक्टर चूज ऑप्शन ए। तो मैं ऑप्शन ए के हिसाब से प्रॉफिट निकालना है, तो पहले हम जरा सिर्फ ऑप्शन ए रीड करते हैं और उसके हिसाब से प्रॉफिट निकाल के देते हैं, ठीक है। सुनिएगा मेरी बात। रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय 3 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस को पर यूनिट $3 से कम कर दो। पुरानी सेलिंग प्राइस कितनी थी भाई? 69। अब द न्यू सेलिंग प्राइस विल बी 66, ठीक है। 3 से कम हो गई, 69 माइनस 3 इज $66 पर यूनिट। Demand will increase by 40% on 2019 levels।
2019 में डिमांड कितनी थी, मतलब कितनी यूनिट्स बेच रहे थे, 24,500। अब उससे 40% बढ़ जाएगी डिमांड। मतलब अब नाउ वी कैन सेल 24,500 यूनिट्स से ना, इसका 40% निकाल कर ऐड कर दो या डायरेक्ट 140% निकाल लो। तो अब आपकी डिमांड कितनी हो जाएगी, कितने यूनिट्स आप सेल कर सकते हो? 34,300 यूनिट्स। तो अगर आप ऑप्शन ए चूज करते हो तो आप 34,300 यूनिट्स सेल कर सकोगे, ठीक है। ओके। सप्लायर ऑफ मटेरियल विल प्रोवाइड एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5%। मटेरियल का जो सप्लायर है उससे 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो पहले जो आपकी मटेरियल का पर यूनिट खर्चा आ रहा था, पहले आपका मटेरियल का पर यूनिट खर्चा आ रहा था 6.6, अब उस पर 5% डिस्काउंट मिल गया। तो अब न्यू पर यूनिट मटेरियल का खर्चा कितना हो गया भाई? 6.6 था पर यूनिट। आप जो है क्या कर रहे थे, 5% निकाल कर माइनस कर दें या डायरेक्ट 95% निकाल लें 5% से कम हुआ अमाउंट। तो अब आपका जो पर यूनिट मटेरियल का खर्चा विल भी पता है कितना? 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 95%, 6.27 पर यूनिट, ये आपका मटेरियल का न्यू खर्चा हो जाएगा। यस सिंधिया, ग्रेट। फिक्स कॉस्ट विल नॉट बी अफेक्टेड। फिक्स कॉस्ट अफेक्ट नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। दिस वॉज ऑप्शन ए। अब यहां हमने निकालना है प्रॉफिट ऑप्शन ए के हिसाब से। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है छोटा सा। ऑप्शन ए में मैं प्रॉफिट निकालूंगा, ठीक है। मेरी सेल्स जो मैं लूंगा ऑप्शन ए में, वो कितने यूनिट्स की, देखो आपके सामने ऑप्शन ए खोल दिया है। मैं सेल्स कितने यूनिट्स की लूं ऑप्शन ए में? सेलिंग प्राइस तो 66 है, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं ऑप्शन ए चूज करता हूं तो मैं सेल्स के कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करूं सेलिंग प्राइस को? हाउ मेनी यूनिट्स, कोई मुझे बता सकता है? आप सबसे सवाल है ये। अच्छा जी सिंधिया, आपका रिप्लाई आ गया 34,300। एनी वन एल्स, और किसी के कोई जवाब है? अब्दुल हादी 34,300, हानिया 34,300। नो, नॉट एट ऑल, सब आप गलत कह रहे हो। उसने ऊपर बता दिया था कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 28,000 थी। अगर आप ओवर टाइम का यूज करोगे तो भी आप मैक्सिमम कितने यूनिट्स बना सकते हो? 33,600। अब ऑप्शन ए चूज करते हो तो डिमांड 34,300 होगी, बेच सकते हो 34,300। लेकिन भाई जब बना ही नहीं सकते इतने तो कैसे बेचोगे? तो मतलब आप ये डिमांड यूज नहीं कर सकते, 34,300 तो यूज नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप 33,600 बना सकते हो, तो मतलब आपको सेल्स के यूनिट 33,600 लेने पड़ेंगे। बाकी और ऊपर के तो आप बना ही नहीं सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है इतनी, ठीक है। तो जो सेल्स के यूनिट्स आप यूज करोगे ऑप्शन ए में, दैट विल बी 33,600। बच्चे यहाँ बड़ी गलती करते हैं, जैसे आप लोग सब गलती कर रहे थे। तो यूनिट सेल्स के क्या यूज होंगे? 33,600, चूंकि 34,300 तो हम बना ही नहीं सकते ना, कैपेसिटी नहीं है इतनी। ओवर टाइम यूज करके भी कैपेसिटी कितनी होगी? 33,600। तो नीचे गए सेल्स लेंगे 33,600 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस दैट वाज 66। तो भाई 33,600 मल्टीप्लाइड बाय 66, 33,600 मल्टीप्लाई बाय 66। मेरी सेल्स आ रही है 22,176,000। अब लेस वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल पहले ले लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल का अब न्यू पर यूनिट कॉस्ट विल बी 6.27 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स कितने जितने बना रहे हो, 33,600 यूनिट्स के हिसाब से लगेगी, ठीक है। 6.27। अब डायरेक्ट लेबर का खर्चा आप कैसे निकालोगे? यस सिंधिया, आप कंट्रीब्यूशन वाला भी आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन के थ्रू भी काम कर सकते हो। लेकिन मेरी एक एडवाइस अगर आप मानो, कि जब भी ये ओवर टाइम वाला सीन हो ना, तो आप पर यूनिट कंट्रीब्यूशन वाला काम ना करो, क्योंकि बच्चे बहुत एरर कर कर आ जाते हैं। आप इसको यस डायरेक्टली पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको निकालनी पड़ेगी न्यू कंट्रीब्यूशन। नई सेलिंग प्राइस आ गई, डीएम का नया खर्चा है, ठीक है। और वेरिएबल, अदर वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट सेम रहेंगे, लेकिन लेबर में अब ओवर टाइम वाला भी रेट आ गया है ना। तो उसमें आपको डायरेक्ट कॉन्ट, मैं उस तरह भी करके दिखाऊंगा, नो इश्यूज, मैं दोनों तरह से करके दिखाता हूं। पहले मुझे लॉन्गर वाला तरीका करने दे सिंधिया, ठीक है। अब अब डायरेक्ट लेबर आप अगर निकालोगे तो पता है किस तरह निकालोगे? आप बोलोगे सर 28,000 यूनिट जो हम बना रहे हैं,
उसका तो पर यूनिट खर्चा नॉर्मल वाला आएगा लेबर का, दैट वॉज कितना, बेसिक रेट जो दे रहे थे हम उनको 43.16, तो यहाँ आपने ले लिया 43 लेकिन सर जो ये 28,000 से ऊपर यूनिट्स बने ना उसके लिए मुझे ओवर टाइम यूज करना पड़ा था ना, उसने ऊपर बोला हुआ था। तो कितने यूनिट्स पे ओवर टाइम वाला रेट लगेगा? 33,600 टोटल यूनिट्स बना रहे हैं, उसमें से 28,000 यूनिट्स माइनस कर दे, चूंकि उनको तो बेसिक रेट दिया है। तो ओवर टाइम 5,600 यूनिट जो है ना 28,000 से ऊपर वाले, वो ओवर टाइम की थ्रू बने हैं, तो उनका जो पर यूनिट लेबर का रेट होगा वो ओवर टाइम वाला होगा, जो मैंने आपको शुरू में ही निकाल कर दिखा दिया था। कितना था? 53.95। 53.95। तो ये जो है आपके पास लेबर वाला आ जाएगा। लेबर का खर्चा मटेरियल का कितना आ रहा है? 6.27 मल्टीप्लाइड बाई 33,600, तो ये आ गया 210672। लेबर का आप किस तरह निकालोगे? टोटल 28,000 मल्टीप्लाइड बाई 43.16, कैलकुलेटर में लगाना, फिर प्लस का साइन, 5,600 मल्टीप्लाइड बाई 53.95। तो भाई 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 43.16 प्लस 5,600 मल्टीप्लाइड बाय 53.95, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 1510600। डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया। अब अदर वेरिएबल कॉस्ट थे ना, उनमें तो कोई चेंज नहीं आया, वो तो एज इट इज जितने थे उतने ही लगेंगे। तो अदर वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट हमारा कितना था? 2.24, और फिक्स कॉस्ट 374,000 थी जो चेंज नहीं हुई। 2.24, पहले अदर वेरिएबल कॉस्ट ले लें। कितने यूनिट जितने बना रहा हूँ सब पे लगेगी 33,600। तो 2.24 मल्टीप्लाइड बाई 33,600, 75264। आपने ऐडअप करा, 210,672 प्लस 1510600 प्लस 75264, ऐडअप करा, यू गेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1796536। सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट सारा माइनस करा, यू विल गेट द टोटल कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। माइनस कर दिया भाई 2217600, टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यू गेट द टोटल कंट्रीब्यूशन दैट इज 421064। 421064, इसमें से आप लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट जो सेम थी जिसमें कोई चेंज नहीं आया। हाउ मच वाज द फिक्स कॉस्ट? 374,000। नीचे गए, यू गेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। तो आपके पास आ गया 47064। तो ये आपने ऑप्शन ए चूज करा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए आपका प्रॉफिट आएगा 47064, ठीक है। अब तो क्या आपका टारगेट प्रॉफिट अभी भी अचीव हुआ? अगर आप ऑप्शन ए चूज कर रहे हो तो भी आपका टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं हो रहा, पहले से बढ़ जरूर गया है। देखिए 2019 में आपका प्रॉफिट था 42,500, तब भी टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं हो रहा था। अब आपका प्रॉफिट बढ़ा है, ऑप्शन ए चूज करने से प्रॉफिट बढ़ गया है, 47064 हो गया, लेकिन अभी भी टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं हो रहा। अब देखिए मेरी बात सुने, ये सबसे इजीएस्ट जो सबसे आसानी से बच्चों को समझ आ जाता है ना, उस मेथड से मैंने सॉल्व करा है। ऑप्शंस में आपको वैसे ट्राई शॉर्टेस्ट वे का ट्राई करना होता है, तो इसको आप थोड़े से शॉर्टर वे से भी कर सकते थे। आप पता है क्या करते? देखिए मैं ज़रा इसको बल्कि मिटाता नहीं हूँ, मैं ऊपर ज़रा यहाँ पर स्पेस खाली है ना, मैं आपको ऑप्शन ए का प्रॉफिट निकाल देता हूँ एक और तरीके से। गौर से सुनिएगा। आप बोलते सर आप न्यू कंट्रीब्यूशन निकाल लें, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन के थ्रू काम कर लें, कैसे? सुने मेरी बात। देखिए अब जो सेलिंग प्राइस थी पर यूनिट, दैट वाज सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो थी, कितनी थी पर यूनिट सेलिंग प्राइस? 66। माइनस करें इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है भाई? डीएम आपका है 6.27 नया वाला। डायरेक्ट लेबर आप ओवर टाइम वाला अलग नहीं लें, आप नॉर्मल वाला ही ले लें 43.16। तो 66 माइनस 6.27 माइनस 43.16, और अदर वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आया ना, दैट वाज 2.24। तो इस तरह आप पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाल लेना। तो न्यू पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी आती है? देखिए मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, 66 माइनस 66 सेलिंग प्राइस माइनस पहला वेरिएबल कॉस्ट 6.27,
माइनस दूसरा वेरिएबल कॉस्ट 43.16, ठीक है, और माइनस तीसरा वेरिएबल कॉस्ट दैट वाज 2.24। तो मेरी जो ऑप्शन बी के हिसाब से पर यूनिट एक नॉर्मल यूनिट की जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो आ रही है 14.33। उसको मैं मल्टीप्लाई करता किससे, 33,600 यूनिट से, तो मेरे पास 33,600 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन आ जाती। कितनी आ जाती? 14.33, 14.33 मल्टीप्लाइड बाई 33,600, ये आ जाती 481,488। लेकिन इसमें जो है, जो ओवर टाइम वाला है ना फैक्टर, वो इंक्लूड अभी हमने नहीं करा है। तो देखें, ओवर टाइम जब लगेगा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, तो आपकी कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगी। तो ओवर टाइम की वजह से जितनी कंट्रीब्यूशन कम हो रही है वो आप माइनस कर देना। क्या कर देना? लेस ओवर टाइम। तो डायरेक्ट आपने कंट्रीब्यूशन में ओवर टाइम की एडजस्टमेंट कर दी ना। लेस ओवर टाइम की वजह से कितनी कंट्रीब्यूशन कम होगी? देखिए मेरी बात सुने, ओवर टाइम एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? देखें 43.16, और 1.25 टाइम निकाला था तो 53.95 आ रहा था ना, आपस में माइनस करें। एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है ओवर टाइम में? 43.16 माइनस 53.95। तो जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ओवर टाइम की वजह से, वो देना पड़ रहा है 10.79। और कितने यूनिट्स पे खाली देना पड़ा एक्स्ट्रा? 5600 यूनिट्स पे एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो ओवर टाइम की वजह से इतने से आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी होगी, ठीक है, तो आपकी कंट्रीब्यूशन कम हो गई होगी, इतने से आप कम कर दें कंट्रीब्यूशन को, 60424। तो आपके पास आ जाती करेक्ट कंट्रीब्यूशन ओवर टाइम एडजस्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये आपकी थी कंट्रीब्यूशन, ये आपकी होती कंट्रीब्यूशन बिफोर ओटी, ओवर टाइम। आपने लेस ओवर टाइम की वजह से जितने से कंट्रीब्यूशन हुई वो कम करी, तो आपके पास क्या आ जाती? कंट्रीब्यूशन आफ्टर ओटी, पूरा लिखते हैं आप लोग ओवर टाइम। तो कितनी आ रही है आफ्टर कंट्रीब्यूशन ओवर टाइम? 481488 माइनस 602 60424। तो ये आपकी कंट्रीब्यूशन आ जाती है 421064। देखें उतनी आ रही है, इधर भी यही आ रही थी अगर इस हिसाब से आपने सॉल्व की। अब इसमें से आप क्या कर देते? लेस फिक्स कॉस्ट कर देते। वही लेस फिक्स कॉस्ट आपने कर दी, 374,000 थी ना, फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं हुई थी, 374,000। तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाता? 47064। तो देखें, इस अगर आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो अगर आप इस तरह डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे ना इस वाली चीज में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ओवर टाइम वाली चीज में, ठीक है। क्योंकि ओवर टाइम बढ़ेगा सिंधिया, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन कम होगी ना, दैट्स वाई कंट्रीब्यूशन से माइनस करना है, एडजस्ट करना है ओवर टाइम को। तो इस वाली एडजस्टमेंट में बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ, और जब भी ओवर टाइम हो ना तो ट्राई कर लिया करो कि ये पूरा ही सॉल्व कर लो, आसानी होगी, ईजी हो जाएगा आपके लिए समझने में। खैर, अगर आप लोग इस तरह चाहते तो आप लोग इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे, नो इश्यूज एट ऑल। अब मैंने आपको दोनों तरीके से करके बताया, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन के अंदर एडजस्टमेंट कर कर भी प्रॉफिट निकाल सकते थे, और आपको अगर पूरा लंबा सॉल्व करना है तो आप इसको लंबा भी सॉल्व कर सकते थे, सेल्स ली सारी, वेरिएबल कॉस्ट माइनस, फिक्स कॉस्ट माइनस, इस तरह भी कर सकते थे, ठीक है। अब खैर, ये था ऑप्शन ए। ऑप्शन ए से प्रॉफिट आपका निकल आया। पहले तो आप लोग प्लीज मुझे बताएं, क्या आप सबको 100% ऑप्शन ए का जो प्रॉफिट आ रहा है 47064, इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी, जल्दी से बता दें, वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। एवरीवन फॉरन। हाँ जी, किसी को कोई मसला या सबको क्लियर है? कुछ बच्चों का रिप्लाई नहीं आया है, जल्दी से बता दें प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का। एवरीवन? ओके, ग्रेट। अब चलते हैं ऑप्शन बी पर। अब देखो, टोटल प्रॉफिट निकालना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी के हिसाब से। अब रीड करते हैं ऑप्शन बी क्या कह रहा है। बोरो 20,000, बोरो मतलब लोन लो 20,000 का एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम टू फाइनेंस द इंप्रूवमेंट ऑफ मशीनरी। देखो, इंप्रूवमेंट ऑफ मशीनरी, मशीनरी इंप्रूव करने का मतलब नई मशीन ऐड ऑन करना। अपने नई मशीन लेनी पड़ेगी, अपनी मशीनरी को इंप्रूव करना है। इंप्रूवमेंट ऑफ मशीनरी का मतलब आपने नई मशीन परचेज करोगे, ठीक है। तो भाई बोरो 20,000 कह रहे, 20,000 बोरो करो, लोन लो। इस लोन पे आपको पर एनम, पर ईयर 8% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा।
और फिर आप नई मशीन ले लोगे, मशीनरी में इंप्रूवमेंट कर लोगे। तो भाई लोन आपने लिया है 20,000 का, जिसपे जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा, लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बनेगा भाई पूरे पर एनम? 20,000 का 8%। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 8%, दैट इज $1,600। अब पॉइंट 2, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम। देखिए डेप्रिसिएशन आपको पता है ना, एक एक्सपेंस है, कॉस्ट है, खर्चा है। तो भाई पर एनम इस मशीन पे 20% डेप लगेगी, मतलब पर ईयर इस मशीन की वैल्यू 20% से कम होगी। डेप्रिसिएशन का मतलब नॉन करेंट एसेट की वैल्यू कम होना। तो भाई पर ईयर कितने से कम होगी? मशीन की वैल्यू 20%, तो कॉस्ट कितनी थी मशीन? अब देखो लोन 20,000 क्लियर लिया है, तो इंप्रूवमेंट इन मशीन, नई मशीन भी कितने की खरीदेंगे? 20,000। तो 20,000 की मशीन होगी, उस पर 20% डेप्रिसिएशन, तो 4,000 पर ईयर हमारा डेप्रिसिएशन का कॉस्ट आ जाएगा। और यार मुझे एक बात बताएं, ये जो इंटरेस्ट है और ये जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है, इज इट अ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट? सर ये फिक्स कॉस्ट है, ये यूनिट्स के हिसाब से नहीं लगती हैं, दोनों फिक्स कॉस्ट हैं, ठीक है, इतनी फिक्स लगेंगी हर ईयर। यस फिक्स कॉस्ट है दोनों। द कॉस्ट ऑफ मटीरियल विल बी रिड्यूस्ड टू 3 पर केजी। भाई पहले आपका पर केजी मटीरियल का खर्चा कितना था? आप ऊपर जाके देखें, पर केजी मटीरियल का खर्चा था 3.3। तो अब ए पर केजी जो मटेरियल का खर्चा आएगा दैट विल बी खाली 3, और एक यूनिट बनाने में 2 केजीज लगते हैं, तो बेसिकली 2 केजी लगते हैं, और अब पर केजी खर्चा विल बी $3। तो 2 केजीज मल्टीप्लाई बाई 3, अब आपका पर यूनिट खर्चा जो हो जाएगा ना मटेरियल का, दैट विल बी 6 पर यूनिट। ओके, एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन विल बी लॉन्च्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 पर मंथ। एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च करेंगे जिसका पर मंथ खर्चा 5,000 है, हम तो पर एनम काम कर रहे हैं ना, हम तो पर ईयर निकाल रहे हैं ना। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय आप इसको 12 करोगे, तो पर ईयर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो आपकी आ जाएगी, पर मंथ है ना, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें, पूरे साल का एडवर्टाइजिंग का खर्चा कितना होगा? 60,000। सर ये एडवर्टाइजिंग की भी जो कॉस्ट होती है, इट इज़ अ फिक्स कॉस्ट, बिकॉज ये यूनिट्स के हिसाब से नहीं लगती, हर मंथ 5,000 लगेगी, फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। फैक्ट्री विल ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी विदाउट द नीड ऑफ ओवर टाइम। मतलब अब फैक्ट्री कितने यूनिट्स बनाकर बेच रही होगी? फैक्ट्री विल ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी विदाउट द नीड ऑफ ओवर टाइम। तो सर फैक्ट्री अपनी फुल कैपेसिटी ओवर टाइम के बगैर, ओवर टाइम अगर यूज नहीं करते, तो फुल कैपेसिटी कितनी थी? 28,000। तो फैक्ट्री अब ऑपरेट करेगी 28,000 यूनिट्स बनाकर बेचेगी, क्योंकि अब विदाउट द नीड ऑफ ओवर टाइम, मतलब ओवर टाइम की नीड के बगैर जो आपकी कैपेसिटी थी ना 28,000, वो अब सिंधिया आप कह रहे हो थर्ड वाली रिपीट कर दें। सिंधिया थर्ड वाली में लिखा होता द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी रिड्यूस टू 3 पर केजी। अब आपका जो मटेरियल का खर्चा आ रहा था ना, वो पर केजी 3 आएगा। कितना आएगा? पर केजी 3। पहले जो पर केजी खर्चा आ रहा था, ऊपर जाके देखें 3.3 आ रहा था। तो एक यूनिट बनाने में 2 केजी लगते हैं, और पर केजी खर्चा 3 है। तो एक यूनिट बनाने में 2 केजी, अब पर केजी खर्चा 3 आएगा, तो एक यूनिट का खर्चा कितना होगा? एक यूनिट बनाने में 2 केजीज, एंड पर केजी 3 है, तो 2 × 3 पर यूनिट खर्चा आप 6 आ जाएगा ना सिंधिया? यस। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज। सेलिंग प्राइस जितनी पहले थी 69 थी, अभी भी 69 रहेगी, कोई चेंज नहीं आया है सेलिंग प्राइस में। तो सेलिंग प्राइस विल बी 69 पर यूनिट। अब बोल रहा है भाई निकाल दें ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग कितना आपका जो है प्रॉफिट आएगा। तो यार ऑप्शन बी में अगर आपने लंबा काम करना है, टोटल करना है, टोटल वाला कर लें, अगर शॉर्टर वे इस्तेमाल करना है वो कर लें। चलिए ऑप्शन बी पहले मैं शॉर्टर वे डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से आपको प्रॉफिट निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए अब आपकी कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। आपकी जो पहले पर यूनिट कंट्रीब्यूशन थी वो कितनी थी? आपने देखी यहाँ निकाली थी ना, जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन थी 17 थी। अब सर इसमें क्या हुआ है, ये जो ऑप्शन बी की वजह से आपकी कोई वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई है? यस चेंज हुई है। आपका बस वेरिएबल कॉस्ट में एक ये मटेरियल का खर्चा चेंज हुआ है। आपका जो ओरिजिनल मटेरियल का खर्चा था दैट वाज 6.6, लेकिन अब मटेरियल का पर यूनिट खर्चा हो गया 6। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इस ऑप्शन के थ्रू, आपकी वेरिएबल कॉस्ट 0.6 से कम हुई है। सर वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होती है ना। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हो। तो अब वेरिएबल कॉस्ट आपकी 0.6 से कम हो गई, तो 0.6 कम माइनस होगा, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, तो उतने से आपकी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी। तो आपकी पुरानी कंट्रीब्यूशन विल बी, आपकी पुरानी कंट्रीब्यूशन ओरिजिनल अगर 17 थी, तो उसमें प्लस 0.6 हो जाएगा ना। नाउ इट विल बी 17.6। तो आपकी जो न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगी दैट विल बी 17.6, ठीक है, बिकॉज ओरिजिनल 17 थी,
वेरिएबल कॉस्ट 0.6 से कम हुआ है एक, तो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है ना, अब कम माइनस होगा तो कंट्रीब्यूशन का आंसर ज्यादा आएगा ना। तो बेसिकली अब आप बोल सकते थे सर ये आपकी न्यू कंट्रीब्यूशन है, मल्टीप्लाइड बाय आप यूनिट्स कर दो, और कोई चेंज तो आया नहीं है कंट्रीब्यूशन में। या आप यूं भी कर सकते थे, या आप पता है क्या कर सकते थे, डायरेक्ट ये सबसे शॉर्टर वे करा है मैंने। या आप बोल सकते थे सर सेलिंग प्राइस 69 है, लेबर का खर्चा 43.16 ही आएगा चूंकि आप कोई ओवर टाइम यूज़ नहीं हो रहा है, और मटेरियल का खर्चा 6 है, और अदर वेरिएबल कॉस्ट 2.24 ही है। तो आप देख लेना कितना आ रहा है आपका कंट्रीब्यूशन, आपने निकाल लिया तो आज 69 माइनस 43.16 माइनस 6 माइनस 2.24, तो आ गई 17.6, है ना। मैंने और शॉर्टर कर लिया, मैंने क्या यार, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन 17 थी, सेलिंग प्राइस और किसी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं आया है, सिर्फ एक जो डायरेक्ट मटेरियल का वेरिएबल कॉस्ट है वो 0.6 से कम हुआ है। अब वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है, अब 0.6 कम माइनस होगा तो कंट्रीब्यूशन का आंसर 0.6 से ज़्यादा आएगा। तो 17 प्लस 0.6 ये आ गई मेरी ऑप्शन बी के हिसाब से पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, यूनिट से। कितने यूनिट्स बनाकर बेच रहे हैं, 28,000, ऑप्शन बी में तो मल्टीप्लाई बाय 28,000। तो ऑप्शन बी के हिसाब से मेरे पास क्या निकल आई, टोटल कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली कितनी आ गई भाई, 17.6 मल्टीप्लाइड बाई 28,000। तो ये मेरे पास आ जाती है 17, जस्ट गिव मी अ मिनट, 17.6 मल्टीप्लाइड बाई 28,000। तो ये मेरे पास आ रही है 492800। अब इसमें से कर देंगे लेस फिक्स कॉस्ट, लेकिन फिक्स कॉस्ट में कुछ चेंजेस हैं। आपकी जो ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट थी वो 374,000 थी ना, जो ऊपर दी हुई थी। ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट जो थी वो तो 374,000 है, वो तो लगेगी। लेकिन ऑप्शन बी की वजह से और फिक्स कॉस्ट आ गई, एक इंटरेस्ट की पर ईयर कॉस्ट आ गई 1600, डेप्रीसिएशन की पर ईयर कॉस्ट आ गई फिक्स कॉस्ट में 4000, और 60,000 एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट आ गई। तो 1600 प्लस 4000 प्लस 60,000, तो आपकी अब फिक्स कॉस्ट में प्लस 1600 प्लस 4000 प्लस 60,000। तो अब आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, वो कितनी होगी, 374,000 प्लस 1600 प्लस 40,000 प्लस 60,000, सॉरी प्लस 4,000 एंड देन प्लस 60,000। So your total fixed cost, new fixed cost according to option B will be 439,600। आपने इसको ऊपर से माइनस करा, you will get profit according to option B 492,800 minus 439,600, तो इट विल बी 53,200। ये आपका प्रॉफिट है। अगर आप ऑप्शन अलग अलग मेंशन करनी है, अलग अलग मेंशन कर दें, फिक्स कॉस्ट लिखकर ब्रैकेट में ही वर्किंग शो कर देनी है फिक्स कॉस्ट की, तो आप यूं भी कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। तो सर ये जो है आपका शॉर्टर वे से निकल आया प्रॉफिट। आई होप ये शॉर्टर वे आप लोगों को समझ आया हो। लेकिन अगर आप लोगों ने लॉन्गर वे करना था, जिसको जो इजी लगे वो करे। सर ऑप्शन बी से प्रोडक्शन तो बढ़ी नहीं जी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, प्रोडक्शन सेम रही, लेकिन डिमांड तो बढ़ी ना। उसने क्या बोला था, डिमांड बढ़ा रहे हैं, डिमांड थी करंट 24,500, तो डिमांड तो अब बढ़कर 28,000 हो गई ना, मैक्स कैपेसिटी पे पहुंच गए ना, विदाउट नीड ऑफ ओवर टाइम, जो मैक्सिमम कैपेसिटी था ही 28,000 पे पहुंच गई ना डिमांड। अब अगर आप लोगों ने शॉर्टर वे नहीं यूज करना था तो देखिए मेरी बात सुने, इसको यहीं तक रखते हैं, लॉन्गर वे में बताए किस तरह काम होता है। देखिए सबसे पहले मैं लेता सेल्स, 69 मल्टीप्लाइड बाई 28,000 सेल्स आ जाती, उसमें मैं करता लेस वेरिएबल कॉस्ट, डीएम लेता, डीएल लेता, डीएम में करता 6 मल्टीप्लाइड बाई 28,000, डीएल में करता 43.16 मल्टीप्लाइड बाई 28,000, अदर वेरिएबल कॉस्ट में लेता 2.24 मल्टीप्लाइड बाई 28,000। ये मेरे पास आ जाती, तीनों ऐड अप करता, फाइनल आंसर लेकर जाता, ये सेल्स देता, इसमें से माइनस करता, कंट्रीब्यूशन आ जाती, फिर उसमें से वही लेस फिक्स कॉस्ट जितनी मैंने आपको एडजस्ट करके बताई, फिक्स कॉस्ट जो सारी आप एडजस्टमेंट करने के बाद वाली फिक्स कॉस्ट क्या कर देते, माइनस कर देते, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता। तो इस तरह जो है आप लॉन्गर वे से भी निकाल सकते थे। ये मैंने शॉर्टर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन में ही एडजस्टमेंट्स कर कर निकाल दिया प्रॉफिट। तो जो आप लोगों को इजी लगे आप लोग वो यूज़ करें, नो इश्यूज एट ऑल, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यार ये जो ऑप्शन, अब ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं प्रॉफिट बढ़ा है। जो करंट लेवल था हमारा 2019 में, उसमें हमें 42,500 का प्रॉफिट हो रहा था, अब प्रॉफिट बढ़ा है ऑप्शन बी में, 53,200 आ रहा है, और टारगेट प्रॉफिट भी अचीव हो रहा है अगर ऑप्शन बी चूज कर रहे हैं। ऑप्शन ए में टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं हो रहा था। तो पहले तो मुझे बताएं कि ये जो हमने ऑप्शन
बी के थ्रू प्रॉफिट निकाला है। क्या ये आप सबको समझ आया है? क्लियर है 100% या नहीं? बताएं फटाफट। एवरीवन वेटिंग। हाँ जी। ओके सिंधिया, ग्रेट। बेहतरीन हो गया, ठीक है। अब सर आगे क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वही घिसी पिटी थ्योरी जो आती है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए है बता दें। एडवाइज द राइटर विच ऑप्शन दे शुड चूज, टेकिंग इनटू अकाउंट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए 1 मार्क आपको दिया जाएगा एडवाइस का कि कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, ए और बी। अब ये 7 मार्क वाली थ्योरी है सर, कितने मार्क्स की? 7 मार्क्स। तो यू विल हैव टू गिव 6 जस्टिफिकेशन पॉइंट्स। जो ऑप्शन आप चूज कर रहे हो उसको जस्टिफाई करने के लिए कि भाई ये ऑप्शन हमने क्यों चूज करा है, उसके 6 सपोर्टिंग पॉइंट्स देने पड़ेंगे। और 1 मार्क आपको मिलेगा किसका? एडवाइस का। ठीक है। अब देखो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप बोलते हो कि भाई ऑप्शन ए चूज करना चाहिए, वैसे देखो मेरे दिमाग में ज्यादा जो है ना रीजंस ऑप्शन बी चूज करने के आ रहे हैं। ठीक है। क्यों? देखो ऑप्शन बी में सबसे पहली बात, टारगेट प्रॉफिट अचीव हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, पहली पहला एडवांटेज प्रॉफिट बढ़ रहा है। करंट लेवल से 42,500 से 5300 हो जाएगा। दूसरी बात, टारगेट प्रॉफिट भी अचीव हो रहा है। थर्ड, ऑप्शन बी में ओवर टाइम नहीं यूज करना पड़ रहा। क्योंकि ओवर टाइम यूज करते हैं तो लेबर डीमोटिवेट हो सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में फर्क आ सकता है। ठीक है। और चले हम अपनी कैपेसिटी से एक्सीड नहीं करें, लेकिन अभी भी हम मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं तो हमारी रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रही हैं। ठीक है। देखो कितने सारे एडवांटेजेस दिमाग में आ रहे हैं। अगर आप ऑप्शन बी चूज करते हो तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्शन ए चूज करते हो तो ऑप्शन ए चूज करने की क्या, अच्छा, ऑप्शन ए चूज करने के क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? देखो आप ऑप्शन ए में बोल सकते हो कि इसमें आपकी फिक्स कॉस्ट तो कुछ बढ़ी नहीं रही, दैट इज एन एडवांटेज। क्योंकि जब फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट देखो बढ़ती है तो वो तो पर यूनिट लग रही होती है ना, वो पर यूनिट कवर होती है। लेकिन फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? सारे यूनिट्स की कॉस्ट बढ़ रही है आपकी। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जितनी यूनिट्स है उस हिसाब से बढ़ेगी ना, फिक्स कॉस्ट यूनिट्स के हिसाब से नहीं। फिक्स कॉस्ट बढ़ी तो वो हर यूनिट की कॉस्ट आपकी बढ़ गई ना, हर पर यूनिट कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ रही, पहली बात। तो इसमें अगर हमारे, फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारा अज्यूम्ड है ना कि भाई, ये तो हमारी अज्यूम्ड है ना, ये जो ऊपर ऑप्शन दिए हुए एस्टिमेटेड फोरकास्ट है ना कि भाई हमारी सेल्स कितनी हो जाएगी? 33,600 हो जाएगी। अगर 33,600 नहीं भी होती सेल्स तो देखो आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ी है तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अब सेल्स नहीं हुई 33,600, कम यूनिट्स बने तो वेरिएबल कॉस्ट भी उन यूनिट्स के हिसाब से कम ही लेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो भाई सारे यूनिट्स पे लगती है। तो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ ऑप्शन ए कि भाई इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ रही। ऑप्शन बी में फिक्स कॉस्ट बढ़ी है, ऑप्शन बी का डिसएडवांटेज होगा ये। ऑप्शन बी में क्या हो रही है? फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब देखो ऑप्शन बी में क्या बोला था? एडवर्टाइजिंग करेंगे, ऐसा ही है, आप ऊपर जाएं। ऑप्शन बी में बोला था एडवर्टाइजिंग करेंगे। अगर ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन फेल हो गई, ठीक है, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि भाई इसमें तो कोई एडवर्टाइजिंग की जरूरत ही नहीं है। इधर एडवर्टाइजिंग कैंपेन फेल हो गई, ऑप्शन बी का डिसएडवांटेज हो सकता है कि अगर ऑप्शन बी की एडवर्टाइजिंग कैंपेन फेल हो गई। ऑप्शन ए आपको इसलिए चूज करना चाहिए क्योंकि आप बोलोगे भाई इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं लेना पड़ रहा, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं बढ़ रहा, लोन नहीं लेना पड़ रहा, लायबिलिटी नहीं बढ़ रही ऑप्शन ए में। ठीक है। आप ये एडवांटेज दे सकते हो ऑप्शन ए का, लायबिलिटी नहीं बढ़ रही, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, एक्सपेंस। ठीक है। और ऑप्शन ए में लोन, अच्छा ऑप्शन बी में अगर लोन नहीं मिला फिर? ऑप्शन बी में ना प्रोडक्शन बढ़ी ना सेल्स, लेकिन फिर भी तहामी आप पूछ रहे हो प्रॉफिट इंक्रीज कैसे हुआ? तहामी बेटा, प्रॉफिट आप जो 2019 में आपने प्रॉफिट निकाला है वो 24,500 यूनिट्स के हिसाब से निकाला है। ठीक है। 24,500 यूनिट्स आपने बनाया और बेचे। लेकिन ऑप्शन बी में बेटा तहामी आपका जो है, ऑप्शन बी में आपने कितने यूनिट्स बनाकर बेचे हैं भाई? 28,000 यूनिट्स बनाकर बेचे हैं आपने। 28,000 यूनिट्स आपने बनाकर बेचे ना, आपने मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम किया है। आपकी सेल्स 28,000 थी 2019 में, आपकी सेल्स थी 24,500, तभी बड़ा प्रॉफिट, ज्यादा यूनिट्स बेचे, वेरिएबल कॉस्ट कम हुई। समझ आई बात तहमी या नहीं समझ आई? ऑप्शन बी में यू आर टेकिंग सेल्स 28,000, वो पहले जो करंट लेवल था वो 24,500 यूनिट सेल्स थी उस वक्त। तो इस तरह मैं आपके पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर रहा था। ठीक है। तो आपने 1 मार्क एडवाइस का देना है। देखो जिसके एडवांटेज, जिसके जस्टिफिकेशन पॉइंट्स दिमाग में ज्यादा आ रहे हो वो ऑप्शन चूज करो। इस तरह बेसिक कॉमन सेंस ही आपने जस्टिफिकेशन पॉइंट सोचना है। ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें आपके साथ, अभी हम इसकी मार्किंग स्कीम भी रीड करते हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को एक नजर मार्किंग स्कीम भी दिखाता हूँ।
तो लेट्स मूव ऑन टू द मार्किंग स्कीम। देखिए नीचे, अगर मार्किंग स्कीम मेरे पास जी खुली हुई है, दिखाता हूँ आपको। हमारे सारे पार्ट्स भी हम चेक कर लेते हैं। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 17 निकाली थी, 7500 से टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं हुआ था, करेक्ट। प्रॉफिट आ रहा है, देखो ऑप्शन ए के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है कितना, 47064, ठीक है। और आप देख लें भाई, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी 53 200 प्रॉफिट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, यही आ रहा है हमारा भी। तो ऑप्शन ए बी से प्रॉफिट सही निकाला। अब यहाँ देखें, देखिए आपको यहाँ बताया हुआ है 1 मार्क इज फॉर एडवाइस, फिर आपने जस्टिफिकेशन पॉइंट्स देना है। 1 मार्क फॉर एडवाइस प्लस मैक्सिमम 6 पॉइंट्स आपने देने हैं जस्टिफिकेशन के, अगर जो ऑप्शन चूज कर रहे हैं कि उसको जस्टिफाई करने के लिए कि भाई ये ऑप्शन क्यों चूज करा है हमने, उसके आपको 6 पॉइंट्स देने हैं, ठीक है। तो आप देखें रीजंस फॉर चूजिंग ऑप्शन वन, देखो यहाँ कितने सारे रीजंस बताए हुए हैं। और रीजंस फॉर चूजिंग ऑप्शन बी, देखो मैंने आपको बोला था ना मेरे दिमाग में ज्यादा ऑप्शन बी के रीजंस आ रहे हैं, तो ये रहे ऑप्शन बी के रीजंस, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग ऑप्शन ए के जितने भी रीजंस हैं रीड करें, ऑप्शन बी के जितने भी रीजंस हैं चूज करने के रीड करें। तो अगर आप ऑप्शन ए चूज करते तो उसके सपोर्ट जस्टिफिकेशन पॉइंट्स देते, ऑप्शन बी चूज करते तो उसके जस्टिफिकेशन पॉइंट्स देते। तो पहले तो आप लोग प्लीज जल्दी से मुझे एवरीवन फटाफट फौरन फटाफट से बता दें, क्या आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। 1-2 मिनट लें, सुकून से रीड करें आराम से, ठीक है। आराम से रीड करें, अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो मुझे बताएं, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। लेकिन सुकून से सारे पॉइंट्स रीड करें। हाँ, अगर कोई ऐसा पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है जो यहाँ मार्किंग स्कीम में नहीं लिखा, लेकिन वो लॉजिकली करेक्ट है, तो वो पॉइंट भी आप लिख कर आ सकते हो, वो जस्टिफिकेशन पॉइंट, वो रीजन भी आप देकर आ सकते हो चूज करने का ऑप्शन, ठीक है। जल्दी से प्लीज रीड कर लें सारे ऑप्शंस। ए के फॉर रीजंस फॉर चूजिंग ऑप्शन ए और रीजंस फॉर चूजिंग ऑप्शन बी भी रीड कर लें जल्दी से। अगर कोई रीजन नहीं समझ आ रहा, इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, तो मुझे बताएं, मैं आपको समझाऊंगा। फटाफट फौरन, वेटिंग, जल्दी। हाँ भाई, अगर सबके सारे पॉइंट्स रीड हो जाते हैं और सबको क्लियर होता है तो चैट पर आप लोग क्लियर लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारा आज एक और पास्ट पर क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जल्दी, सारे पॉइंट्स क्लियर सिंधिया, ओके ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर्स भाई, बाकी पॉइंट्स सबको क्लियर है। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो मुझे बताएं, आई विल हेल्प, आई विल गाइड, उस पॉइंट का मतलब क्या है। सर हादी, सेकंड लास्ट पॉइंट एंड लास्ट ऑप्शन, सेकंड लास्ट पॉइंट, ठीक है। हादी सेकंड लास्ट पॉइंट किसका, ऑप्शन ए का या ऑप्शन बी का? अच्छा, ऑप्शन ए का सेकंड लास्ट पॉइंट, ओके। ऑप्शन ए का, विल अवॉइड अप्लाइंग फॉर बैंक लोन विच विल इंक्रीज कंपनीज लायबिलिटी। ये ऑप्शन ए का एडवांटेज, ऑप्शन ए चूज करने का रीजन है ना, कि भाई ऑप्शन ए अगर चूज करते हैं, देखिए हमें ऑप्शन बी में क्या लेना पड़ रहा था। अगर मैं ऊपर जाऊं हादी, मैं आपको बताऊं, ऑप्शन बी में हमें बोरो करना पड़ रहा है ना, लोन लेना पड़ रहा है। तो लेकिन ऑप्शन ए में लोन नहीं लेना पड़ा, तो ये ऑप्शन ए का एडवांटेज हो गया ना, कि ऑप्शन ए में हमें लोन नहीं लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑप्शन ए में हमारी लायबिलिटी नहीं इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू ऑप्शन बी। तो हम प्रेफर कर रहे हैं ऑप्शन ए को इस पॉइंट के थ्रू। गॉट इट। बेसिकली ये डिसएडवांटेज है ऑप्शन बी का और एडवांटेज है ऑप्शन ए का, ठीक है। तो ऑप्शन बी के डिसएडवांटेजेस आर ऑल्सो द जस्टिफिकेशन पॉइंट्स फॉर ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए के एडवांटेजेस आर ऑल्सो द जस्टिफिकेशन पॉइंट्स फॉर ऑप्शन ए। इसी तरह ऑप्शन बी के एडवांटेजेस ऑप्शन ए के जस्टिफिकेशन पॉइंट्स हैं, और ऑप्शन ए के भी डिसएडवांटेजेस ऑप्शन बी के जस्टिफिकेशन पॉइंट्स होंगे ना। गॉट इट हादी, यस और नो? आई होप आपको वो पॉइंट क्लियर हो गया हो। हाँ जी, व्हाट अबाउट अदर्स, बाकियों का क्या सीन है भाई, सारे पॉइंट समझ आए हैं? मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, इफ़ एनीवन कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो जल्दी से मुझे बता दें। अगर सबको सारे पॉइंट जिस जिसको क्लियर है वो चैट पर क्लियर लिखकर क्लास लीव कर सकता है। आज हमने ऑप्शंस का एक और सवाल सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास मैं एक और सवाल सॉल्व, नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में मैं अभी 2-3 ऑप्शंस के सवाल अपने साथ आप लोगों को और सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो आज फिर यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट क्लास। ख्याल रखें सब अपना, और अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछ लें, नो इश्यूज एट ऑल।